हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कहे इस वीडियो में। तो पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता के आपत्तिजनक बयान को लेकर किन देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब किया और सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है भारत से। बहुत बड़ी बात है। अरब देशों में नाराजगी है भयानक ढंग से और बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को निलंबित कर दिया है और एक नेता को तो निकाल ही दिया है पार्टी से। तो क्या मामला है और इस मामले में अरब देशों में और दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है भारत को लेकर, वो बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने देश का पहला वॉर गेम रिसर्च स्टेशन कहां पर स्थापित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया है। तो पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 10% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य कब तक का तय किया। संगीतकार पंडित भजन सोपोरी, उनका निधन हो गया तो किस वाद्य यंत्र को लेकर बहुत मशहूर थे। आरबीआई ने केंद्र सरकार को सरप्लस के तौर पर कितनी रकम देने की घोषणा की है। एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक भारत में सकल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई और क्या इफेक्ट होने वाला है उसका। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष तक के लिए विस्तार दिया है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप। और वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो 5 जून को एग्जामिनेशन हुए हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चन आए हैं और वो सब जो मैंने आपको बताए थे, जो पीडीएफ में है, वीडियो जो आपने देखा डिटेल में, उन सब से प्रश्न आए हैं बहुत सारे। कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रामानुज की प्रतिमा का अनावरण किया, उस पर सवाल है जो मैंने बताया था डिटेल में। कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन है वो वेक्टर बेस्ड है या पैथोजन बेस्ड है, उसको लेकर सवाल हैं। ये सब मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा क्या है, G20 पर सवाल आया। मिसाइल के जो फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम होता है उस पर ये सवाल है, जिसके बारे में मैंने बताया था। इन्फ्लेशन, वो तो अभी हाल ही में बताया मैंने डिटेल में। जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई है, उसको काबू करने के लिए आरबीआई को क्या करना होता है और रुपए का वैल्यू जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटने लगता है तो आरबीआई को डॉलर सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आए। और भी क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उस पर सवाल है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत से रिलेटेड और जो अलग कोविड-19 से रिलेटेड डिजिलॉकर से रिलेटेड जो ऐप है वो किस तरह के ओपन सोर्स हैं या क्या है, इन सब पे क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल, उस पर तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि उसका कार्यकाल यानी उसको इस्तीफ़ा कब देना होता है जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। WHO की जो एयर क्वालिटी लेटेस्ट गाइडलाइन आई थी, जिस पर मैंने आपको डिटेल में बताया था, उससे सवाल है। सोमनाथ मंदिर के पास प्राइम मिनिस्टर ने सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, तो सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन जो हैं वो जो मैंने बताए थे वीडियो में, वो सब आए हैं। और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेज मिले इन क्वेश्चंस के बारे में किस तरीके से आए। तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 ईयर का मेंबरशिप है सरकारी जॉब न्यूज़ का, और उसके थ्रू हम लोग करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराते हैं तमाम एग्जामिनेशंस की। और इसके थ्रू मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले सालों के भी। वीकली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, ताकि करंट अफेयर्स की कैसी जानकारी है आप खुद को टेस्ट कर सकें। और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आज किया जाता है एवरी मंथ में, ताकि जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट हैं, उसको देख सकें आप। और डिस्काउंट है बुक्स पे, फ्री शिपिंग भी होती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हज़ारों स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे आज के करंट अफेयर्स की। बहुत हॉट टॉपिक है और समझना ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल रिलेशन जो यूपीएससी का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, ओके, और तमाम एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर बीजेपी प्रवक्ता के आपत्तिजनक बयान के मामले में किन देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है भारत से। बहुत बड़ी खबर है। आंसर होगा ए और बी, कतर और कुवैत। वैसे तो तमाम अरब देशों ने इस मामले में आपत्ति जताई, लेकिन ये जो 2 देश हैं कतर और कुवैत, इसने
कहा कि भारत सार्वजनिक रूप से इस मामले में माफ़ी मांगे। क्या हुआ है वो सब बताते हैं एक एक करके आपको। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, टॉप न्यूज़ है आज की। क्या लिखा है? हेट रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है। वेस्ट एशियन नेशंस डिमांड पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ तक बात चली गई। 5 जून की बात है, कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाया और कहा कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी खाड़ी देश ने इस तरह का कदम उठाया। मतलब ये हुआ कि इस मामले में भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे बहुत ही नुकसान पहुंचा है। ओके, और ये सब ऐसे समय में हुआ है जब भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कतर के दौरे पर हैं। और कतर में 5 जून को रात को डिनर था उनका, किनके साथ? जो वहाँ के डिप्टी आमिर हैं। आमिर जो होते हैं कतर में वो टॉप पोजीशन होते हैं, उसके नीचे डिप्टी आमिर होते हैं। उनके साथ डिनर था, वो डिनर कैंसिल हो गया। हालांकि कतर ने ये कहा है कि डिप्टी आमिर जो हैं जिनके साथ डिनर था, जो डिनर देने वाले थे, वो किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, इसलिए प्रिकॉशनरी उन्होंने ये डिनर को रद्द किया। ठीक है, तो कतर और कुवैत के कदम उठाने के बाद कई सारे खाड़ी देशों ने अनौपचारिक रूप से इस मामले में चिंता जताई है। ओके, इसके बाद क्या हुआ है? बीजेपी ने अपने प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर निकाल दिया। नवीन जिंदल वो वाले नहीं है, जिंदल स्टील वाले नहीं है, ये दूसरे भाई साहब हैं। ये जिंदल साहब ये रहे और नूपुर शर्मा ये रहे। तो भाजपा से सस्पेंड होने के बाद और निकाले जाने के बाद ये व्यक्ति इन्होंने अपना बयान वापस लिया, कहा कि ये जो भी इससे किसी को ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या मामला है ये भी समझ लेते हैं और कैसे क्या हुआ है। दरअसल हुआ ये कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कुछ दिन पहले ही इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी और इसके कुछ दिन बाद तक मामला तो इंडिया में रहा, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब ये मामला बाहर चला गया। ओके, और बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। कुछ दिन बाद 5 जून को कतर के मुफ्ती ने, एक बार मैप दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ है कतर, क्या है। तो ये तो प्यारा भारत है और जूम करते हैं, काम करते हैं। ओके, और ये सऊदी अरब है, इसी के पास में यहाँ पर ये रहा कतर। देखने में छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कुवैत है वो यहाँ पर है, इस जगह पर। ओके, बाकी ईरान ये है, इराक इधर है, यूएई यहाँ पर है, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान और ये रहा प्यारा भारत। ठीक है, तो 5 जून को ट्विटर पे कतर के मुफ्ती ने ये मामला सोशल मीडिया पर उठाया और उसके बाद ये ट्विटर ट्रेंड करने लगा। यहाँ तक कि भारतीय सामान को बहिष्कार किए जाने की बात सोशल मीडिया पर होने लगी। और ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हुआ केवल कतर पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम जो ये खाड़ी देश हैं, अरब कंट्री है, इन सब में सब जगह होने लगा कि भारतीय सामानों का बहिष्कार कर दो और भारत को विरोध में बहुत ज़्यादा हो गए। और तब कतर के जो विदेश मंत्रालय है उसने भारतीय राजदूत को तलब किया और कहा कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। कतर के सहायक विदेश मंत्री ने बयान जारी किया और ये बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आधिकारिक और व्यवस्थित तरीके से इस मुद्दे पर नहीं निपटा गया तो भारत में इस्लाम के खिलाफ संगठित तरीके से फैलाई जा रही नफरत को दुनिया के 2 करोड़ आबादी का जानबूझकर किया जा रहा अपमान माना जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और फिर खाड़ी देशों ने भी, तमाम दूसरे देशों ने भी विरोध जता दिया। दूसरी तरफ भारत की ओर से जो कतर में दूतावास है उसने ये भी बयान जारी किया, काउंटर किया, कहा कि हमने मुलाकात की है कतर के विदेश मंत्रालय के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उनके साथ, और ये साफ किया भारत ने कि पैगंबर मोहम्मद पर जो भी बयान दिया गया है वो भारत सरकार का रुख वो नहीं दर्शाता है। ओके, भारतीय दूतावास ने ये कहा कि हमारी संस्कृति, विरासत और अनेकता में एकता की जो मजबूत परंपरा है उसके अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है और अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। मतलब कि एक को सस्पेंड किया गया और दूसरे को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो भारतीय राजदूत ने यह कहा कि ट्वीट किसी भी तरीके से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं और ये फ्रिंग एलिमेंट्स
हैं ऐसे जो जिन्होंने विचार रखे हैं वो, यानी बहुत कम महत्व वाले लोग हैं। ओके, तो इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में तो चर्चा हो ही रही है, ख़ास तौर पर अरब देश में इसकी काफ़ी चर्चा है और भारत ने जो कदम उठाया है उसको लेकर ख़ास तौर पर जो कतर है उसने सराहना भी की है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, सामान के बहिष्कार तक की बात हो गई थी। ओके, और ऐसे समय में हुआ जब भारत के उपराष्ट्रपति कतर के दौरे पर थे। तो ये पूरा मामला है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, क्योंकि सवाल जो आते हैं वो डिटेल से ही आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम वही आए, जो भी डिटेल बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। और ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश का पहला वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस जगह स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर होगा दिल्ली में। ओके, दिल्ली के मिलिट्री जोन में, न्यू दिल्ली में ये स्थापित किया जाएगा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और इस पर काफ़ी एक्सप्लेन किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। ओके, AI पावर्ड वॉर गेम सेंटर होगा ये। और इस सेंटर में जो अपने सोल्जर्स हैं भारत के, वो मेटावर्स यानी वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा हुआ 3D मॉडल में वो ट्रेनिंग करेंगे। वर्चुअल रियलिटी का माहौल होगा। जिस तरह से आप मोबाइल में गेम खेलते होंगे, PUBG पहले खेलते थे, अब दूसरे तमाम जो गेम हैं वो उसी तरीके से होगा, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी होगा। ओके, VR कैमरे लगे होंगे, ग्लास लगे होंगे और वो पूरा माहौल लगेगा कि हम एक्चुअल में किसी मिशन पर हैं, अभियान पर हैं। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल बताते हैं, उससे पहले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने देश के पहले वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है? आंसर होगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। कहाँ पर ही है? गांधीनगर में। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, RRU टू डेवलप वॉर गेम सेंटर इन दिल्ली टू ट्रेन सोल्जर्स फॉर इंडियन आर्मी। ओके, तो ये भारत का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। ओके, मिलिट्री जोन न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। क्या क्या होगा? तो इसमें जो सेना है वो अपने सैनिकों को या सोल्जर्स को प्रशिक्षित करेगी। जो वर्चुअल रियलिटी है, मेटावर्स क्या कहते हैं? मेटावर्स का मतलब कि वर्चुअल दुनिया पूरी की पूरी, मतलब कि पूरा एक 3D माहौल बना दिया जाएगा कि आप युद्ध के मैदान में हैं तो आप कैसे लड़ेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे और दुश्मन को कैसे मार डालेंगे। वो पूरा का पूरा गेम है एक तरह से। ओके, जिस तरीके से इंडियन आर्मी को कहीं पर अभियान चलाना होता है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर कहीं दुश्मन देश में जाकर अभियान चलाना हो किसी खास जगह पर, तो वहाँ कैसे करेंगे पूरा का पूरा अभियान, तो उसकी पहले ही वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग हो जाती है ताकि एक्चुअल जो भी दिक्कतें हो सकती हैं उसका पता चल सके। ओके, तो इस तरीके से जो ग्लास है वो पहन के वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग होगी। ओके, और तमाम वॉर के जैसा सेम माहौल होगा ये। तो ये एक बेहतरीन बात है और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी ये सब इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। अमेरिका, इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन सब देशों में ये सब यूज़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आंसर होगा 5 जून को। थीम क्या है इस बार की? ओनली वन अर्थ। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है और संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में ये दिवस की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है, तो ऐसा करके पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को 10% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य किस वर्ष को तय किया है? पहले देखिए 2030 लक्ष्य था, लेकिन अब कम कर दिया गया है, तो आंसर होगा 2025। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हाल ही में मीटिंग की और उसी में यह तय किया, और ये जो नीति है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। तो उसने ये कर दिया है कि अभी तो हम 10% इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, उसको बढ़ाकर हम 20% करेंगे। कब तक? 2025 तक।
ओके। और ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति है यानी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था और यही तय था कि 2022 तक हम 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे। तो अब अगले 3 साल में यानी 2025 तक 20% कर दिया जाएगा। ओके, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन उससे पहले समझ लें कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल जो है वो बायोफ्यूल है, यानी जैव ईंधन है और मुख्य रूप से गन्ना और दूसरे अनाजों से ये तैयार किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल है जो कि बायोमास से उत्पन्न होता है और पेट्रोल में ये सहायता करता है। गैसोलीन की तुलना में इसमें अधिक ऑक्टेन की संख्या होती है, तो पेट्रोल में आसानी से मिल जाता है और वो इंजन के लिए बेहतर ठीक होता है। अब सवाल है कि इथेनॉल के मिशन से क्या फ़ायदा होगा। आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है दूसरे देशों से। मात्र 15% ही कच्चा तेल का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, भारत का आयात बिल लगातार बढ़ता है क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो इसलिए आयात बिल बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो विदेशी जो रकम है यानी डॉलर है वो लगातार इसके थ्रू खर्च हो रही है, जबकि इथेनॉल पूरी तरह से स्वदेशी है। ओके, और 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन में लगभग 61 रुपीज़ का खर्च आता है और सस्ता है। ओके, तो इथेनॉल को अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जाएगी यानी मिश्रण किया जाएगा तो उसे आयात को कम करने में, या फिर कहें अगर आयात कम नहीं भी कर पा रहे तो नई जो ज़रूरतें हो रही हैं उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ओके, 10% का ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य पा लिया गया है उसकी वजह से पिछले 8 साल में किसानों को यानी इथेनॉल बनाने से किसानों को ये सरकार का कहना है कि 40,600 करोड़ रुपए की आय हुई है पिछले 8 साल में। ओके, पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है इसके थ्रू। और आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 5 जून को ही पर्यावरण दिवस पर ये कहा कि भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र होने का लक्ष्य तय किया है भारत ने 2047 तक। मतलब कि हम 2047 तक अपनी तमाम ऊर्जा की ज़रूरतें खुद ही पूरा कर लेंगे, हमें बाहर से तेल आयात करने की ज़रूरत ना हो। तो इसके कई सारे चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर, जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी तो है ही, और भी है जैसे सोलर पैनल है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इन सब पर काम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संगीतकार पंडित भजन सोपोरी, उनका निधन हो गया 2 जून 2022 को, तो किस वाद्य यंत्र को लेकर मशहूर थे? आंसर होगा संतूर। 73 ईयर के थे और ख़ास बात है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सेंट ऑफ संतूर यानी संतूर का संत किन्हें कहा जाता है या किन्हें कहा जाता था? तो नाम आपको ध्यान रखना है, पंडित भजन सोपोरी। इन्हें सेंट ऑफ यानी संत ऑफ संतूर कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड। ओके, और वो संतूर बजाते थे। संतूर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक वाद्य यंत्र है और उसको लेकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शानदार। ओके, कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 1992 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। 2004 में 2004 में पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरप्लस यानी डिविडेंड के तौर पर कितनी रकम देने की घोषणा की है? आंसर होगा 30,307 करोड़ रुपए। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जामिनेशन के लिए। तो आरबीआई ने सरप्लस तो दिया ही है, साथ में कंटीजेंसी रिस्क जो बफर है 5.50% उसको भी रखने का फैसला किया, यानी आकस्मिक जोखिम निधि। ठीक है, अब सवाल है कि सरप्लस अमाउंट क्या होता है। दरअसल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे अपनी इनकम पर कोई टैक्स देना नहीं होता है। इनकम कहाँ से होती है उसकी? तो इनकम होती है तमाम जो वो बैंकों को लोन देता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉन्ड है उसके ज़रिए उसकी इनकम होती है। तो इनकम में से वो हिस्सा यानी डिविडेंड वो सरकार को देता है। ठीक है, तो ये तय हुआ है।
अब देख लेते हैं कि पिछले कुछ वक्त में कितना डिविडेंड दिया गया। इस बार ये भी बात है कि बहुत कम डिविडेंड दिया जा रहा है पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो। ओके, तो 2017-18 में 50,000 करोड़ रुपए सरप्लस मनी आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया था। 2018-19 में 1,76,000, 2019-20 में 57,000 करोड़ रुपए, 2000 अच्छा ये 1,76,000 करोड़ रुपए है ये। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, 2020-21 में 99,122 करोड़ रुपीस, 2021-22 में 30,000 करोड़ रुपए, यानी बहुत कम। पिछले अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो क्या है। एक और बात सामने आ रही है कि आरबीआई का अपना खर्चा बढ़ा है। पहले 34,000 करोड़ के आसपास का खर्चा होता था, अब 1,29,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये एक्सपेंडिचर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने या कहें आरबीआई ने बहुत सारा सोना खरीदा है रिजर्व विदेशी मुद्रा के तौर पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे बात पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कृष्ण कुमार कुनथ यानी के उनका निधन हो गया 30 मई 2022 को। तो किस वजह से वो प्रसिद्ध थे? आंसर होगा गायक। ओके, मशहूर सिंगर थे और उन्होंने कई सारी भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, गुजराती तमाम भाषाओं में उन्होंने गाए थे। 31 मई को निधन हो गया, डेथ हो गई उनकी। कोलकाता में एक शो का परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसी दौरान। जन्म हुआ था दिल्ली में 1968 में। और सिंगर के तौर पर उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन गाने गाए, जैसे ओम शांति ओम का गाना था आँखों में तेरी, जन्नत फिल्म का गाना था जरा सा, बचना है हसीनो, खुदा जाने, बचना है हसीनो फिल्म में खुदा जाने, हम दिल दे चुके सनम में तड़प तड़प के जो गाना था वो उन्होंने गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर यानी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? आंसर होगा 2.0। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी फॉल हुआ है, मतलब गिरावट हुई। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल लेवल पर जो सकल प्रजनन दर है 2.0 है। ये 2.0 क्या है आगे बताते हैं आपको, ठीक है। उससे पहले समझ लें कि सर्वे किसने कराया है। तो ये हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, और उसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाता है। मुंबई स्थित एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, तो वो नोडल एजेंसी है इस सर्वे के लिए। ओके, अब सवाल है कि ये सकल प्रजनन दर क्या है, यानी TFR क्या होता है। TFR का मतलब ये हुआ कि प्रति महिला बच्चे का औसत। साधारण भाषा में अगर समझें तो कोई महिला अपने जीवन काल में जितने संतानों को जन्म देती है उसे हम कहते हैं TFR। ओके, एक और चीज़ होता है TFR के साथ साथ रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि जो लोगों की डेथ भी हो रही है और जन्म भी हो रहा है, तो अगर किसी देश की जो मौजूदा आबादी है उसको बनाए रखना है तो उसके लिए TFR होना चाहिए 2.1। ओके, अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये होगा कि आगे 3-4 दशकों में आबादी कम हो सकती है, मतलब आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होगी। उसको आगे समझाते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो NFHS जो सर्वे हुआ है उसके क्या क्या रिपोर्ट हैं और कैसे कैसे जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। ओके, तो ये सब डेटा है। पहला जो है वो NFHS 1 वो 1992-93 में हुआ था। उस समय जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.4 था, यानी एक महिला के अपने जीवन काल में 3.4 एवरेज में बच्चे थे। उसका दूसरा सर्वे हुआ NFHS 2, वो 1998-1999 के बीच में हुआ, 98-99 के बीच में। उसमें ये घट के 2.9 हुआ। फिर तीसरा जो सर्वे हुआ वो हुआ 2005-06 में, उसमें 2.7 आया। फिर चौथा सर्वे 15-16 में हुआ, वो 2.2 आया। और जो पांचवा सर्वे है जिसका रिपोर्ट अभी आया है जो कि है 2019 से 21 की, ओके, तो वो 2.0 है। तो ये है रिपोर्ट। और ग्रामीण और शहरी की अलग अलग है। तो मैंने वैसे पूरा डिटेल जो है ना PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अच्छा, 5 राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कौन कौन से? बिहार, मेघालय,
उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। अब सवाल है कि प्रजनन दर जो घटा है उसका कारण क्या है। तो देखिए, देश में 67% लोगों के पास गर्भ निरोधक साधन पहुँचे हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। कामकाजी जो दंपति है वो बच्चों की देखरेख की उनके साथ समस्या है, तो इसलिए वो कम बच्चे करना चाहते हैं। अब लड़कियों की शादी की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं पिछले कुछ दशकों की तुलना में ज़्यादा। तो पढ़ाई हुई है, तो उससे शिक्षा जब बढ़ती है तो समझदारी भी बेहतर होती है कि बच्चों का पालन कैसे हो, बेहतर ढंग से हो। ओके, और सामाजिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर हुई है। आर्थिक कारण भी है, क्योंकि अब बच्चों का लालन पालन और पढ़ाना थोड़ा महंगा हो गया है। ओके, तो अब सवाल है कि प्रजनन दर कम होने का क्या असर होगा। क्या असर होगा? एक तो ये होगा कि अगले 30-40 साल में हमारा जो ग्रोथ रेट है आबादी बढ़ने का, वो सामान्य सा हो जाएगा। और एक और बात है कि भारत में इस वक्त आबादी का 65% यूथ है, और इतना यूथ है यानी हमारे पास संसाधन है, इतने कहेंगे हम। और जितना ज़्यादा यूथ होंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हो सकेंगे, वो देश प्रोडक्टिव हो सकेगा। लेकिन चूंकि भविष्य में युवाओं की संख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 2.0 के स्तर पर चल रहे हैं, तो ऐसे में सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन ये असर 30-40 साल बाद होगा। अगर एशियाई कुछ और देशों की ही देख लें, तो जैसे जापान, चीन, ताइवान, तो वहाँ पर आबादी कंट्रोल हुई, लेकिन वह ये कि आर्थिक तौर पर तो वो मजबूत हो गए, सक्रिय हो गए। लेकिन विपरीत असर परिवार पर भी हुआ कि संतुलन एक तरह से बिगड़ गया। वहाँ पर क्या है, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए और जो युवा हैं वो कम हुए। चीन को देखिए आप, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो फिर उसको बढ़ाकर 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, फिर अब धीरे धीरे अनुमति दी कि चलो 3 भी हो सकते हैं कुछ के। ओके, तो मेंटेन रखना ज़रूरी है 2.1 पे, तो हमारा 2.0 पर आया है। ओके, शहरों में तो और कम है और गांव में 2.0 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे ठीक है, मतलब हम हमारी जो आबादी है उसको मेंटेन रख सकेंगे। एकदम से कम कर दें तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा आगे आने वाले वक्त में कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी और बच्चों की, युवाओं की संख्या कम हो जाएगी। ओके, मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस आईआईटी के नेतृत्व में विकसित किए गए 5G टेस्ट बेड को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओके, तो आईआईटी मद्रास न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। टेस्ट बेड क्या होता है? टेस्ट बेड दरअसल एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी खास तकनीक से जुड़ी हुई तमाम मशीनरी तकनीक उपलब्ध होती है। तो ये 5G की बात हो रही, तो इसलिए 5G से रिलेटेड तमाम तकनीक और संसाधन वहाँ पर मौजूद है, नेटवर्क है। तो आईआईटी मद्रास में ये टेस्ट बेड स्थापित किया गया है। वहाँ पर नेटवर्क है जिसमें 5G प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम टेस्ट हो सकते हैं। तो देश भर के स्टार्टअप, तमाम कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर ले जा सकती है और टेस्ट कर सकती है। ओके, तो आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में तमाम कई सारे संस्थानों ने मिलजुल कर ये किया है। ओके, और देश का पहला 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का परीक्षण भी वहाँ पर टेलीकॉम मिनिस्टर ने किया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को वारसा यानी पोलैंड से हटाकर फिर से किस जगह स्थापित कर दिया गया है? आंसर होगा कीव। कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी है। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। इसको समझाते हैं मैप के थ्रू। ओके, ये मैप है, थोड़ा जूम करते हैं और यूरोप की ओर चलते हैं। यहाँ तो ये रहा यूक्रेन, ये रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, अलग देश रोमानिया है और मोल्दोवा है यहाँ पर। तो चूँकि रूस ने अटैक किया था और 1-2 महीने पहले तो बहुत बुरी हालत थी, राजधानी कीव में भी मिसाइल बरसाए जा रहे थे। तो इसको देखते हुए जब स्थिति बहुत चिंताजनक हुई तो यहाँ से भारतीय दूतावास को शिफ्ट कर दिया गया पोलैंड की राजधानी वारसा में। ओके, वारसा में भारत का एक दूतावास है, लेकिन यहाँ का दूतावास यहाँ चला गया और यहीं से अपने सारे काम इस देश के लिए कर रहा था। तो अब चूँकि रूस का जो सारा ध्यान है वो इस तरफ की ओर हो गया है। ओके, यहाँ पर तो इस वजह से क्या हुआ, कीव में थोड़ी सी शांति हुई। हालांकि अभी यूरोपीय देशों और अमेरिका ने कुछ टैंक भेज दिए, तो यहाँ से रूस ने क्या किया है, मिसाइल दाग दिए हैं और टैंकों
को बर्बाद करते हैं। लेकिन फिर भी पिछले जो कुछ महीने पहले जो तनाव था, टेंशन था और मिसाइलें बरस रही थी, वो अब कम हुई राजधानी में, तो इसलिए फिर से अपना जो भारतीय दूतावास है उसको फिर से कीव में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बना है? आंसर होगा चेक गणराज्य। ओके, और ये ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और इसका नाम भी रखा गया है स्काई ब्रिज 721। क्यों 721? क्योंकि 721 मीटर ये लंबा है। 2 पर्वतों को जोड़ता है ये ब्रिज। इससे पहले नेपाल में था ये लंबा वाला ब्रिज सबसे बड़ा, तो अब ये चेक रिपब्लिक में वहाँ है। चेक रिपब्लिक के कैपिटल क्या है? प्राग। करेंसी क्या है? चेक कोरोना। प्रेसिडेंट कौन है? मिलो जमान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान उसे 21 वर्ष तक के लिए उसका विस्तार दे दिया है। आंसर होगा 2026 तक के लिए। ओके, तो इसका फैसला किया है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने कुछ वक्त पहले ही। ओके, उद्देश्य यही है कि पंचायती राज संस्थाओं की जो शासन क्षमता है उसको और बेहतर करना, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार इसके लिए फंड देती है तमाम जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन सब के लिए, राज्यों को। ओके, क्या है ये अभियान? पहली बार इसको 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 2022 तक के लिए, तो मतलब 21-22 तक के लिए फाइनेंशियल ईयर। तो अब 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कौन सी एजेंसी इसको देखती है? तो पंचायती राज जो मंत्रालय है वो। उद्देश्य क्या है इसका? सतत विकास लक्ष्य यानी SDG उसको पूरा करना। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप देखना जरूर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, मई तक के अब तक तमाम जो करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हैं, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जाइए और सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करें, ये लोगो दिखाई देगा और डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके थ्रू करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।